योगेन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले एक बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम जो कहा जा रहा है कि रविवार को जो पेपर हुआ वो लीक हुआ, लेकिन विभाग कहता है कि लीक नहीं हुआ। क्या ये भी एक राजनीति वाली चीज़ है? क्योंकि इसको लेकर भी जो कई रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें कोई भी ये नहीं कह रहा कि हाँ पेपर लीक हुआ। दावे हैं, कहानियां हैं, सबकी अपनी अपनी, लेकिन हकीकत क्या है बिल्कुल एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या वाकई लगता है कि सरकार पर फिर सवाल खड़े हुए इस मुद्दे के बाद? देखिए प्रदीप जी, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस सत्ता को बनाए रखने में इतनी मशगूल हो गई कि उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। जो ताज़ा रविवार को जो पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है वो भी इसी से संबंधित है। देखिए, जब किसी सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो शक की छोटी सी सुई भी सत्य की ओर मुड़ जाती है। अब अगर कल के पेपर लीक के कहा जा रहा है कि 8:02 पर जो सवाल आ गए, सवाल आने के बाद तकरीबन 75 से 80 सवाल वही थे जो पेपर के अंदर आए हैं, तो शक तो बनता है कि पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल। प्रश्न ये नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन देर से दी गई या पहले दी गई, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे आया है तो व्हाट्सएप पे तो टाइमिंग होता है आने का। अगर वो 8:02 व्हाट्सएप पे दिखा रहा है कि उसका पेपर आया है, सवाल आए हैं, तो सवाल कहीं और भी पहुंचे होंगे और पहुंचे, इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। प्रश्न ये है कि सवाल ये उठता है कि सरकार की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। आप जैसे ही कोई एलिगेशन लगता है, जैसे ही कोई बात कही जाती है तो हर आदमी मान लेता है कि ऐसा हुआ होगा। अब अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा, हम पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अब पेपर लीक नहीं हो। फिर प्रश्न सवाल हो जाता, खड़ा हो जाता है। और इस सब का कारण हमने बार बार कहा है कि ये सरकार सिर्फ बयानों की सरकार है, योजनाओं की सरकार है। ये सरकार धरातल पर उन चीजों को इंप्लीमेंट करने में शून्य है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने जो बयान दिया, जो तमाम जो चीजें कही, अब उन्होंने किस आधार पर इन चीजों को कहा? क्या पक्ष और विपक्ष वाली कहानी यहाँ पर है? क्या केवल राजनीति यहाँ पर है, या इसके पीछे क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रामलाल जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो ठीक है, राजनीतिक व्यक्तित्व है और मुख्य प्रवक्ता है, विधायक हैं, वो अपना काम करेंगे क्योंकि विपक्षी दल के हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि सरकार की विश्वसनीयता कितनी है। अगर वो लगा रहे हैं तो उनके पास सबूत होंगे, तभी वो लगा रहे हैं। वो सबूत वो दिखा रहे हैं तो सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि सबूतों में है कि आप कल डिनाई नहीं कर सकते। और मैंने बार बार एक बात हमेशा कही है कि जब भी कोई विपक्षी दल का नेता अगर कोई आरोप लगाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सबूत दिखाना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाने वाले को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, कुल मिलाकर हो रहा है कि हो ये रहा है, इन सबके बीच में जनता पिस रही है, युवा पिस रहा है। भाई, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं तो जिन लाखों लोगों ने एग्जाम दिया उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके दिल पे क्या बीतेगी? जिनका सिलेक्शन होगा उनकी विश्वसनीयता क्या होगी? क्या वो ईमानदारी से पेपर सही करके आए हैं या लीक के आधार पर आए हैं? तो ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है ना, इस घटनाक्रम को आप इसे ये देखिए कि इसका नुकसान जनता को है। और कांग्रेस शासन की समस्या ये है कि उनका एकमात्र उद्देश्य, अशोक गहलोत का जो एकमात्र उद्देश्य 4 साल 5 साल से है, 4.5 साल से, वो सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके मेरी सरकार बची रहे, चाहे कुछ भी हो। और जब सरकार बचाने का एकमात्र उद्देश्य रह जाता है एन कैन प्रकरण, तो फिर शासन की व्यवस्था इसी तरह की होती है, लचर शासन होता है और इसी तरह की घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है। लेकिन अब तो कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत करने के लिए एआईसीसी मेंबर भी बना दिए, जो इनका 25-26 तारीख को जो अधिवेशन होना है उससे पहले ही। और चर्चाएं ये भी कि राजस्थान में तवज्जो इस बार वापस अशोक गहलोत खेमे को दी गई। कहानी ये भी कि जिन नेताओं को उम्मीद थी कि हमारा नाम उस सूची में आएगा, उनके नाम गायब यहाँ पर रहे। ये कहानी क्या है? देखिए, अशोक गहलोत खेमे को तवज्जो दी गई, सचिन पायलट खेमे को तवज्जो नहीं दी गई। अशोक गहलोत खेमे के जो 3 उनके खासम खास सिपह सालार हैं, महेश जोशी, धारीवाल और राठौड़, धर्मेंद्र राठौड़, उनको जगह नहीं दी गई। कहानियां बहुत सारी तैर रही हैं, लेकिन प्रश्न वहीं आ जाता है कि कांग्रेस की गुटबाजी अपने चरम पर है। यानी अशोक गहलोत को खेमे को वरीयता दी गई, ये आप साबित क्या करना चाहते हैं कि सचिन पायलट को आउट कर दिया? अगर 3 विधायक, इन 3 इनके खास सिपह सालारों को वहां नहीं बुलाया गया तो सचिन पायलट खेमा खुशियां मना रहा है कि चलिए अटैकिंग शुरू हो गया। भाई, आप जनता को दिखा क्या रहे हैं? बिल्कुल। आप जब बार बार कहते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो, राहुल गांधी आएंगे तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे,
कांग्रेस एक हो जाएगी, एक साथ तो हाथ खड़े उसका भी तो करेंगे। पलीता लग रहा है ना, उसका तो तमाशा हो रहा है। और एक साथ हाथ भी खड़े करेंगे। एक साथ हाथ भी खड़े करवा देंगे वो, उसका तो तमाशा हो रहा है यहाँ पर। तो जनता मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि हर बिंदु को खेमेबाजी से जोड़कर जय और पराजय की जब व्याख्या की जाती है, तो कुल मिलाकर के जनता के सामने कांग्रेस की न जय होती है, सिर्फ पराजय होती है। अब आप देखिए, अभी जब ये हुआ है, जो महेश जोशी ने मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया है, और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो बयानबाजी अपने आप में बता रही है कि कांग्रेस में किस तरीके से, मेरी भाषा में कहूंगा तो रायता फैला हुआ है। बिल्कुल। कि एक तरफ वो ये कहते हैं मुख्य सचेतक कि मैंने अपने पद से मर्जी से छोड़ा है, क्योंकि एक पद का सिद्धांत था। फिर जो प्रभारी है राजस्थान के रंधावा, वो कहते हैं कि ये तो 25 सितंबर वाली घटना की वजह से हुआ है, यानी पनिशमेंट दिया गया है। महेश जोशी कहते हैं मैं किसी प्रेशर में काम कभी जीवन में करता ही नहीं। प्रेशर किसका? मतलब आला का मान का है, रंधावा का। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने पहले ही पेशकश कर दी, मैंने तो पहले पेशकश कर दी थी। फिर डोटासरा ये कहते हैं ये तो एक पद एक सिद्धांत की वजह से था। तो डोटासरा अलग कहानी कह रहे हैं, महेश जोशी अलग कहानी कह रहे हैं, रंधावा अलग कहानी कह रहे हैं। तो भाई ये तो क्या है, एक मतलब ये क्या है ये सब कुछ? तो ये पूरी कांग्रेस में इस वक्त पूरी गफलत का माहौल है। और मैं इसको दूसरी भाषा में कहता हूं प्रदीप जी, कि जब किसी नाव के पलटने का या नाव के डूबने का समय आता है, तो इसी तरह की से नाव के अंदर उछल कूद मचती है, और फिर नाव डगमगाना शुरू करती है। एक इधर भागता है, एक इधर भागता है, एक इधर चिल्लाता है, एक उधर चिल्लाता वो है। नाव डूबनी है नहीं, वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन भगदड़ शुरू हो गई। बयानों के भगदड़ है, लोगों के भगदड़ है, उफा का माहौल है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तालमेल कुछ है नहीं। कोई इस पे एलिगेशन लगाता है, कोई उस पे एलिगेशन लगाता है, कोई इसकी जय बताता है, कोई उसकी पराजय बताता है। तो ये कांग्रेस की स्थिति उस डूबती या पलटने वाली नाव की तरह हो चुकी है, जिसमें सब भगदड़ मची हुई है। और पिछले कुछ दिनों में जो निर्दलीय विधायकों के जो बयान आए, वो भी चर्चाओं में रहे। अलवर बहरोड के विधायक जो यादव हैं, उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया 200 विधानसभा सीटों पे। ये तमाम जो चीजें, गुड़ा का अपना बयान, ये जो सारी जो चीजें हैं, ये उनमें बीच में मुझे लगता है कि कहीं जो एक इंप्रेशन छींटे मारने वाली मैं वही कह रहा हूं आपको कि वही जो मैंने नाव का उदाहरण दिया ना, कि भगदड़ मच चुकी है, लोग भाग रहे हैं। अब कोई बयानों से भागता है, कोई जय पराजय के व्याकरण से भागता है, कोई किसी और तरीके से भाग रहा है, लेकिन भगदड़ मची हुई है। कॉम्बिनेशन कुछ है नहीं, संभालने वाला कोई है नहीं, कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। जो मर जाए जो बोलता है, जो मर जाए जो भागता है, जो मर जाए जो कहता है। ना कोई मंत्रियों पे लगाम है, ना कोई विधायकों पे लगाम है। अपनी ही सरकार पर अपने ही मंत्री, अपने ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। कोई कहता है कि एक कार में बराबर बैठने वाले अगली बार विधायक आएंगे। कोई वहां अगर आप उनको देखेंगे, जो कोटा के विधायक हैं, वो तो अपने खान मंत्री, उनके ऊपर कहते हैं कि अगर इनका भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं और मैं इनके खिलाफ धरने बैठ जाऊंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, पूरी कांग्रेस में गफलत का माहौल है। किसी को कुछ नहीं पता, कोई किसी का धनी धोरी नहीं है, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि चूंकि चुनाव करीब है, सब अपनी अपनी कुर्सी की वजह से अपनी कुर्सी की जद्दोजहद में जुटे हैं। सब चिंता में है, सब चिंता में। सबको लगता है कि कहीं मेरी विधायिका ना चले जाए, सबको लगता है कि अगली बार सरकार नहीं आएगी। तो सब अपने अपने खाल को बचाने में अपने अपने शेल्टर को तलाश कर रहे हैं कि मैं अटैकिंग मोड में रहूं और जनता के बीच में जाके कह दूं कि देखो मैंने तो कितनी सारी बातें कही, ये तो होना ही था। लेकिन इन सब के बीच, इस चुनावी नाव में जो भगदड़ मची हुई है, इन सब के बीच जो मुख्य यहाँ पर राजस्थान में जो कांग्रेस में जो मुद्दा अशोक गहलोत और पायलट वाला है, वो अभी तक यूं क्यों टिका है। लेकिन लगता है कि शायद अब धीरे धीरे कुछ लगता है कि धीरे धीरे कुछ अब रंग चेंज होने वाला है, या हो सकता है। नहीं, रणनीतिक चेंज कुछ नहीं होगा प्रदीप जी इसके अंदर। मैं पिछले 6 महीने से आपके चैनल से लेकर के दुनिया के तमाम चैनल पे एक ही बात कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत लार्जर देन कांग्रेस हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो अशोक गहलोत का कुछ नहीं हो सकता। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, और सचिन पायलट अब उस मुकाम पर पहुंच गए जहां मरता क्या न करता। अब तो खुलेआम बयान लगाने लगे हैं, वो बयान देने लगे हैं कि अब हाईकमान को और बाकी लोगों को जिस तरीके के हुआ है उस पर संज्ञान लेना चाहिए इन तीनों के ऊपर। वो 2-3 बार कह भी, वो भी हताश हो चुके हैं। लेकिन कुछ दरअसल क्या है कि जो लॉलीपॉप उनको पकड़ाए गए पिछले कई समय में लगातार, वो लॉलीपॉप पिघल चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पिघल चुके हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी, तो वो भी समझ चुके हैं। अच्छा, वो ये भी जानते हैं कि आप कितने भी उल्टे सीधे बयान दे दो, ना तो हाईकमान कुछ कर सकता है,
ना आला कमान के हाथ में कुछ है। जिन्होंने बयान दिया उनका क्या बिगाड़ लिया? तो आप बयान नहीं देके चुप बैठ के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो अब सचिन पायलट बयानवीर बनने शुरू हो गए। उनको पता नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो इस समय का सबसे कमजोर नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो इस स्थिति में है ही नहीं कि किसी पर कोई कार्रवाई कर सके। तो ये सबको समझ में आने लगी है। तो जब क्या होता है, जब पिता का साया है, पिता का हाथ कमजोर हो जाता है ना, तो फिर बच्चे इसी तरह से भागते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। तो कांग्रेस में पिता का सबके हाथ कमजोर है, शीर्ष नेतृत्व कमजोर है। खड़गे साहब तो वैसे उम्र के बहुत उम्रदराज व्यक्ति हैं, तो उनका हाथ भी कमजोर है। तो ऐसे में ये जितने भी बच्चे हैं, यानी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, अब लगाम है नहीं, भाग रहे हैं इधर से उधर, बयानों से भागते हैं और किसी तरीके से भागते हैं। मुझे लग रहा है रंधावा जी भी आ तो गए राजस्थान, लेकिन शायद यहाँ का पानी उनको भी सूट नहीं किया। नहीं, यहाँ अशोक गहलोत के पानी के आगे किसी को पानी सूट नहीं करेगा, क्योंकि अशोक गहलोत का व्यक्तित्व इतना विराट हो चुका है, उनकी जादूगरी इतनी विराट है, उनका भ्रम फैलाने का तरीका इतना विराट है कि चाहे रंधावा आए, चाहे माकन आए, चाहे कोई और आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। तो रंधावा जी भी क्या परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना ओरा कैसे फिक्स करूं। मुझे भेजा तो गया है, मतलब दिल्ली से आ तो जाते हैं जयपुर, लेकिन यहाँ आके फिर कि भाई ठीक है जो भी है वो। हाँ, यहाँ आकर, तो यहाँ आकर वो देखते हैं कि भाई मेरे से कुछ मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे में वो भी क्या है कि इधर उधर के दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कहने की कोशिश तो करते हैं कि देखिए 25 तारीख की जो घटना थी उसकी वजह से महेश जोशी का इस्तीफा स्वीकार हुआ। लेकिन जब डोटासरा बयान देते हैं कि तो एक पद एक सिद्धांत की वजह से है, तो उसी समय बयान की हवा निकल जाती है। तो देखिए, कोई भी यहाँ पर आए, अशोक गहलोत की राजनीति और अशोक गहलोत के व्यक्तित्व और अशोक गहलोत के कद और अशोक गहलोत के माया जाल के आगे चाहे शीर्ष नेतृत्व आए, चाहे रंधावा जी आए, चाहे सचिन पायलट आए, वो सब फेल्योर हैं, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, कांग्रेस के बाद अगर बीजेपी की भी बात कर ली जाए, तो बीजेपी में भी अब क्या लगता है, क्योंकि ये भी संकेत मिल चुके हैं कि राजस्थान में भी कई जो विधायक हैं या जो बड़े सीनियर लीडर हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं वापस। क्या लगता है कि वसुंधरा राजे का कद बढ़ने वाला है, लगता है आपको? देखिए, कद तो किसी का नहीं बढ़ेगा, कद तो एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी, जो क्लियर कर चुके हैं। अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो चुका है, कटारे जा चुके हैं, वर्तमान में जो फौरी लड़ाई है वो नेता प्रतिपक्ष की है कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाता है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाने का मतलब है कि ऑटोमेटिक उस राजनेता का कद भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च हो जाएगा, और एक तरह से कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद का वो दावेदार भी हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, अगर चेहरा घोषित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अब सबके सब उस दौड़ में अपने आप को दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे मानती हैं कि मैं तो सर्वथा योग्य हूँ, मेरे अलावा कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए अभी वो वहाँ पर मिजाजपुर से के लिए गई थी अजमेर पे, और किशनगढ़ से लेकर के अजमेर तक उन्होंने जिस तरीके से अपना स्वागत सत्कार करवाया और जिस तरीके से नारेबाजी हुई, उन्होंने आला कमान को दिखाने की कोशिश की कि मुझे कम मत ना करना, या तो मुझे चेहरा बनाओ, नेता प्रतिपक्ष बनाओ, मैं शांत और चुप रहने वाली नहीं हूँ। उधर जो सतीश पूनिया है वो अपने आप में मान रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तो मुझे बनना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो अध्यक्ष हूँ और स्वाभाविक रूप से कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ये उन्होंने भले कहा नहीं है, पर उनका मानना ये है कि मैं उपनेता प्रतिपक्ष हूँ, तो मेरा तो दावा अपने आप में बनता ही बनता है। बिल्कुल। उधर गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि मुझे तो जेड या जेड प्लस सुरक्षा दे दी गई है, तो दी इसलिए गई है क्योंकि मुझे मुख्य चेहरा यहाँ पर बनना और मुझे काम करना है यहाँ पर, तो वो अपने अपनी डफली बजा रहे हैं वो। तो जो हालत कांग्रेस में है वही हालत भारतीय दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। बस फर्क इतना है कि चूंकि वहां पर कोई शीर्ष नेतृत्व तो कमजोर है, तो यहाँ कांग्रेस में अपनी मर्जी से भगदड़ मच रही है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वहां पर भगदड़ नहीं है, वहां पर कोशिशें हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व मजबूत है, उसकी पकड़ मजबूत है, तो वहां पर वो है। लेकिन यहां भी उफाफो शुरू हो चुकी है, अपने अपने डफलियां बजाई जा रही है, अपना अपना ओरा दिखाया जा रहा है, अपना अपना पावर दिखाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पार पानी है, विजय पानी है, तो मेरा ही चेहरा है और किसी का चेहरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी वही कहानी चल रही है। गुप्ता जी, कई बार ये चीज़ें लगते भी है कि जब दो लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाता है। अगर राजस्थान की राजनीति के परिदृश्य से देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य पार्टियां हैं,
इनके जो झगड़े चल रहे हैं, इनके अंदरूनी झगड़े, इनके आमने सामने की जो दोनों झगड़े चल रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एक शुरुआत कर दी है, एक सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि हाँ, हम राजस्थान में कुछ करना चाह रहे हैं, क्या लगता है कि फ़ायदा मिल पाएगा और आने वाले वक्त में कुछ जगह बन पाएगी? देखिए, आप एक बात को समझिए, आम आदमी पार्टी जो राजनीति करती है वो फायदे नुकसान से थोड़ी इतर करती है। इतर इसलिए करती है क्योंकि जब कांग्रेस की बात करते हैं तो वो हर चीज़ में कहती है कि हमने ये किया इसलिए फ़ायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो फायदे नुकसान की बात करती नहीं है, क्योंकि पहली बात तो जनता को सुविधाएं देने के खिलाफ है, क्योंकि वो तो शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम जनता को किसी तरह की सुविधाएं देनी नहीं चाहिए उनको, वो तो बार बार सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत बड़ा सवाल भी है कि जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या वो उसको बंद कर देंगे? क्या 100 यूनिट बिजली बंद कर देंगे? क्या महिलाओं को बसों में जाना फ्री बंद कर देंगे? क्योंकि वो तो इनके खिलाफ हैं। तो एक बड़े चक्र में फंस चुके हैं वो लोग। जहाँ तक सवाल आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए, आम आदमी पार्टी का आपको समझना होगा कि आम आदमी पार्टी इस समय एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का बाद में उसका ओरा, उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है। अब आप जो क्षेत्रीय दल यहाँ पर है, चाहे रोलपा कह लें चाहे कुछ और कह लें, आप उनसे तुलना नहीं कर सकते आप उसकी, क्योंकि राष्ट्रीय दल अपने आप में राष्ट्रीय दल होता है। आज वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और उसी कतार में खड़े हुए हैं। जहाँ तक राजस्थान में सवाल है कि उनका मौका देखने का, तो अभी आपने देखा कि देवेंद्र कटारा जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं और आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर के एक बड़ा नाम है वहाँ पर है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और उन्होंने ज्वाइन करते समय यही कहा कि जो आदिवासी समाज है उसको दोनों पार्टियों ने ठगा है, वोट जरूर लिए लेकिन काम किया नहीं। और ये ठगने की जो बात है, वो ठगने की बात हर तरफ है, क्योंकि आप जनता की जब बात करते हैं, जिस तरीके से 5 साल से कांग्रेस का शासन यहाँ चल रहा है, 4 वर्षों से, उसकी स्थिति तो बहुत खराब है। ये आप भी जानते हैं, शासन के नाम पे कुछ है नहीं यहाँ पर। अब चूंकि इनको मालूम है कि कांग्रेस यहाँ भारतीय जनता पार्टी और किस अलावा आपसे मुकाबला हो सकता है, आप जब आएगी तो दिल्ली का मॉडल यहाँ लेकर आएगी। दिल्ली के मॉडल में जो जितनी यूनिट बिजली फ्री है, कम से कम उतनी यूनिट यहाँ देने की कोशिश करेंगे। पानी की बात करेंगे, शिक्षा की जो वहाँ पे एक शानदार व्यवस्था, उसकी बात यहाँ पर करेंगे, जो चिकित्सा है उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। तो अशोक गहलोत को बहुत अच्छे से पता है और वो कह भी चुके हैं कि गुजरात में हारने का मुख्य कारण हमारा आम आदमी पार्टी, और उनको पता है जब यहाँ एक्टिव होंगे तो नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने इस बजट में कोशिश की कि जब तक अरविंद केजरीवाल आके घोषणा करें उसके पहले उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मैं कुछ घोषणा यहाँ पर कर दूँ। और लेकिन उनकी समस्या ये है कि घोषणा तो आप कर देंगे, आप नकल भी कर लेंगे उनकी, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास शासन चलाने का तरीका नहीं है, वो ओरा नहीं है। आपकी शासन व्यवस्था बहुत लचर है, जो हर कदम पे दिखाई देती है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई और भ्रष्टाचार हो, वो हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सब केस में राजस्थान में देखिए क्या था, ट्रेंड ये है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। इसका मतलब है कि जो जनता है वो किसी के भी शासन से खुश नहीं है। जब कांग्रेस होती है उसको हरा के भाजपा को लाती है, जब भाजपा शासन करती है उससे नाराज होकर कांग्रेस को लाती है। मतलब वो बदलाव, पहली बात, यहां की राजस्थान की जनता में बदलाव का ट्रेंड है। आप पहली बात समझिए। अब तक क्या था कि ऑप्शन नहीं था यहां पर, आप लाएंगे किसको? भाई ऐसी कौन सी पार्टी जिसको लाते? तो उसका फायदा दोनों पार्टी उठा रही थी। अब आम आदमी पार्टी चूंकि नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो एक ऑप्शन यहां पर जनता को दिखता है। उस सब की वजह से पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल हैं, उसके वो लोग जो इन दोनों दलों की जो नीतियां हैं और जो कार्यप्रणाली उससे त्रस्त हैं, जो चाहते हैं कि राजस्थान में बदलाव आए और कुछ अच्छी चीजें यहां पर हो, वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जनता के पास आम आदमी पार्टी अपना जो एक जो जिस तरीके की उनकी नीति है उसको लेकर जाएंगे, जो दिल्ली शासन की नीति है उसको लेकर जाएंगे, वो उनके सामने रखेंगे। तीसरा, दोनों दलों की सत्ता के लिए जो लोलुपता है और जिस तरीके से झगड़े सत्ता को लेकर हो रहे हैं, जनता के लिए नहीं हो रहे हैं, झगड़े सत्ता के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने सारे आज अगर एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो रही है कि एक कुर्सी और 15 दावेदार, तो वो जनता के हित के लिए नहीं हो रहे हैं, वो कुर्सी के लिए हो रहे हैं। कांग्रेस में अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के भी झगड़ा है तो जनता के लिए नहीं है कि हम जनता की भलाई के लिए झगड़ा कर रहे हैं, वो कुर्सी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो दोनों ही दल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में जब दोनों दलों की स्थिति जनता देख रही है और आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली और पंजाब के मॉडल को यहां पर लेकर आएगी, और जिस तरीके से लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं दिल्ली में, तो निसंदेह ऐसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि
ऐसा होगा कि जनता इस बात को समझेगी। और देखिए राजस्थान में भी कभी तो परिवर्तन आएगा ना, दोनों दलों की जो परिपाटी एक बार तू एक बार मैं, कभी तो बदलेगा ये परिवर्तन, तो ये परिवर्तन इस बार भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये परिवर्तन की लहर यहां पर चलेगी और जनता इन दोनों की जो नौटंकी है ना, उस नौटंकी को अच्छी तरह जान रही है कि सत्ता के लिए जो नौटंकी चल रही है, तो उसको देखते हुए हो सकता है प्रदीप जी कि इस बार आपको राजस्थान में आम आदमी पार्टी के रूप में परिवर्तन की बयार आपको बहती हुई नजर आए और एक बड़ा परिवर्तन राजस्थान में आपको यहां पर दिखे।